नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस दस्तावेज की जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत की नींव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। इसे आप एक तरह से देश का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। एक ऐसी रूपरेखा जिस पे हर कानून, हर अधिकार और हर कर्तव्य टिका हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। और हाँ, जब हम ब्लूप्रिंट कहते हैं तो हमारा मतलब किसी छोटे-मोटे कागज से नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े, बहुत ही विशाल ब्लूप्रिंट से है। पता है, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद हैं। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश के लिए एक मजबूत ढांचा बनाना कितना बड़ा काम था। तो इस विशाल दस्तावेज को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम देखेंगे कि इसे अंतिम नियम पुस्तिका क्यों कहते हैं। फिर हम इसकी बनावट यानी एक राष्ट्र की रूपरेखा पर नजर डालेंगे। इसके बाद बात होगी एक संघीय संतुलन की, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे होता है। फिर हम जनता की संसद को समझेंगे और आखिर में जो सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये एक विकसित होता संविधान कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, अंतिम नियम पुस्तिका। देखिए, किसी भी समाज को चलाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत तो होती ही है ना? तो सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश के लिए संविधान ही वो सबसे बड़ी और आखिरी नियम पुस्तिका है जिसके हिसाब से सब कुछ चलता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये संविधान होता क्या है? बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो ये उन बुनियादी सिद्धांतों और नियमों का एक कलेक्शन है जो ये तय करते हैं कि कोई देश कैसे चलेगा। ये एक तरफ सरकार को उसकी शक्तियां बताता है तो दूसरी तरफ आम लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। लेकिन ये नियम पुस्तिका इतनी जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये भारत की कानूनी नींव है, वो बुनियाद जिस पर पूरा देश खड़ा है। यही वो दस्तावेज है जो एक स्थिर सरकार को मुमकिन बनाता है, जो ये तय करता है कि सरकार और लोगों के बीच का रिश्ता कैसा होगा और जो हम सबको न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस ब्लूप्रिंट के डिजाइन को और करीब से देखते हैं। आखिर भारत को बनाने वालों ने इस राष्ट्र की रूपरेखा में ऐसी कौन सी खास बातें डाली थीं? तो देखिए, इसमें कुछ बहुत ही खास डिजाइन फीचर्स हैं। पहला तो यही कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा, ये देश का सर्वोच्च कानून है, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं। और एक बहुत ही अनोखी बात यह है कि इसमें बदलाव करना कुछ मामलों में बहुत मुश्किल है तो कुछ में आसान। ये कमाल का संतुलन है जो इसे स्थिरता भी देता है और समय के साथ बदलने की ताकत भी। और हाँ, इसी ने हमारे देश के लिए संसदीय प्रणाली और संघीय ढांचे की नींव रखी। तो चलिए अब उस संघीय ढांचे या फेडरल स्ट्रक्चर पर थोड़ा ध्यान देते हैं। सोचिए, भारत जैसा इतना बड़ा और इतनी विविधताओं वाला देश, यहाँ सारी ताकत किसी एक जगह पर तो नहीं रखी जा सकती, है ना? उसे सही तरीके से संतुलित करना, उसे बांटना बहुत जरूरी है। और यहीं पर आता है संघवाद, जिसे हम फेडरलिज्म भी कहते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की ताकत को केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्य सरकारों के बीच बांट दिया जाता है। मतलब दोनों के पास अपने अपने काम और अपने अपने अधिकार होते हैं। तो ये बंटवारा असल में होता कैसे है? इसके लिए संविधान में 3 सूचियां यानी 3 लिस्ट्स बनाई गई हैं। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें रक्षा और विदेशी मामलों जैसे वो विषय हैं जो पूरे देश के लिए अहम हैं और इन पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस और कृषि जैसे स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर राज्य सरकारें काम करती हैं। और फिर एक तीसरी भी है, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। और इस पूरी व्यवस्था में इन सारी सूचियों के ऊपर कौन है? खुद संविधान। वो सर्वोच्च है, सुप्रीम है। कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो संविधान के खिलाफ जाता हो। और हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी एक गार्जियन की तरह ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी संविधान से ऊपर न जा पाए। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरे ब्लूप्रिंट को असलियत में चलाता है, मतलब कि हमारी सरकार। हम इसे भारतीय लोकतंत्र का इंजन रूम भी कह सकते हैं।
तो भारत में है एक संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग सरकार चलाते हैं यानी हमारे प्रधानमंत्री और उनके मंत्री वो संसद से ही आते हैं, जिन्हें हम और आप जैसे लोग चुनकर भेजते हैं। सरकार वही पार्टी या गठबंधन बनाता है जिसके पास लोकसभा में बहुमत होता है। और हाँ, इस सिस्टम में राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, लेकिन सरकार चलाने की असली ताकत प्रधानमंत्री के पास होती है। हमारी संसद के 2 घर हैं, 2 सदन। पहला है लोकसभा, जिसे जनता का सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य सीधे लोगों द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं। पैसों से जुड़े ज्यादातर मामले यही कंट्रोल करते हैं। और दूसरा है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और इसका एक बहुत जरूरी काम ये भी है कि ये लोकसभा से पास हुए कानूनों की दोबारा जांच करती है। एक तरह से चेक और बैलेंस का काम करती है। तो कोई भी नया विचार कानून कैसे बनता है? इसकी एक सीधी सी प्रक्रिया है। किसी भी बिल यानी विधेयक को कानून बनने के लिए 3 पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पहला, उसे लोकसभा से पास होना होता है। दूसरा, उसे राज्यसभा से पास होना होता है। और तीसरा और आखिरी पड़ाव, जब राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगा देते हैं, तब जाकर वो पूरे देश का कानून बन जाता है। अब हम आते हैं अपनी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, एक विकसित होता संविधान। हम देखेंगे कि ये दस्तावेज इतने सालों बाद भी प्रासंगिक यानी रेलेवेंट कैसे बना हुआ है। देखिए, भारतीय संविधान को सिर्फ एक बार लिखकर पत्थर की लकीर नहीं बना दिया गया है। इसे एक जीवित दस्तावेज, एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह बनाया गया है। मतलब ये समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है, खुद को बदल सकता है। और जैसा हमने पहले बात की थी, इसमें बदलाव की प्रक्रिया कठोर भी है और लचीली भी, ताकि स्थिरता भी बनी रहे और जरूरत पड़ने पर बदलाव भी हो सके। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है 1992 में हुए 73वें और 74वें संशोधन। इन संशोधनों ने क्या किया? इन्होंने पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दे दिया। इससे लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के कोने-कोने में जमीनी स्तर तक मजबूत हुआ। तो ये तो साफ है कि ये ब्लूप्रिंट, ये रूपरेखा पत्थर की लकीर नहीं है। ये देश के साथ साथ सांस लेती है, बदलती है और बढ़ती है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जैसे जैसे भारत लगातार बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो अगली बड़ी चुनौती क्या होगी, जिसके लिए हमारे इस महान संविधान को एक बार फिर खुद को ढालना होगा। सोचने वाली बात है।